ऑफ लेटली ईटीएफ्स की बहुत बातें हो रही है। बहुत सारे फंड हाउसेस अपने नए नए ईटीएफ लेके भी आ रहे हैं और काफी सारे नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि देखो भैया, यहां पे आपकी कॉस्टिंग सबसे कम होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें, उससे पहले सारे के सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को प्रॉपर्ली स्टडी करना बिल्कुल जरूरी है। मैं भी कहता हूं कि अगर कोई नया ऑप्शन आपके सामने आए, आपको लगे कि हाँ यार इधर कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्टडी कीजिए। पर स्टडी करते वक्त उसके नेगेटिव्स को नहीं देखा तो चीजें बैकफायर हो जाएगी। देखिए, जब आप ईटीएफ को बाय करते हैं, इंडिया में इतना मेच्योर्ड ईटीएफ का मार्केट नहीं हुआ है कि आपको प्रॉपर्ली स्प्रेड मिल सके, प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन हो सके। इसका मतलब क्या है, समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार ना, जितने भी ईटीएफ्स मार्केट में हैं, सारे के सारे ईटीएफ के बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिखेगा। ये रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप ट्रांजेक्शंस करेंगे, आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। बाइंग और सेलिंग के प्राइस में मोर ऑफन देन नॉट 3% से लेके 6% तक का, इवन 7% का आपको स्प्रेड मिलता है और इमीडिएटली आपको कॉस्टिंग लग जाती है। ये तो वही बात हुई पेनी वाइज पाउंड फुलिश कि आपने भैया पैसे तो बचा लिए, पर एक्चुअली जब रुपए देने की बात आई, रुपए देके आप आ गए और कुछ पैसे बचाने के लिए। ऐसा काम मत करिएगा, चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ईटीएफ खराब है, पर पहले देख तो लीजिए जो भी ईटीएफ आप बाय करने की बात कर रहे हैं, क्या उसमें प्रॉपर्ली मार्केट बिल्ड हो रखा है, क्या वहां पे प्रॉपर्ली लिक्विडिटी है, क्या वहां पे जिस समय आपको एक्चुअली सेल करने की जरूरत होगी, स्प्रेड यानी कि कॉस्टिंग क्या देनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी के साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी, ओपन फॉर ऑल, फ्री टेलीग्राम, इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आपको मिल जाएगा। 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत सारे फ्रॉड चैनल से, उनसे बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1.38% नेगेटिव, निफ्टी 1.12% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 2.30% नेगेटिव। पर बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 35,000 के आसपास। उसके ऊपर मार्केट में आज के दिन बैंक निफ्टी सस्टेन हो गया है। बैंक निफ्टी के ऊपर कल और फ्राइडे को स्पेशल नोटिस रखना जरूरी हो जाता है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो एकदम न्यूट्रल। देखिए, इस वीक में एनी विच वेज आप और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और ब्रॉडर मार्केट को परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होगा। ब्रॉडर मार्केट एक्चुअली परफॉर्म कर भी रहा है कंप्लीटली। आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। 900 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1000 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। इवन अगर बात करी जाए ना, 1 बजे तक तो ये एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो 1300 से ऊपर शेयर एडवांस चल रहे थे। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स हमेशा प्रूव कर रहा है कि इस रैली के बाद अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो मेटल बाउंस बैक स्ट्रांगली कर सकता है। मीडिया, पीएससी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस और कमोडिटी भी काफी अच्छा रहे। आईटी में भी फाइनली थोड़ी सी शांति देखने को मिली। इसी के अगेंस्ट में ऑटो, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा के साथ साथ कंजम्पशन और हेल्थ केयर आज के दिन शांत रहे। यूएस फ्यूचर्स मार्केट के मॉर्निंग आवर्स में काफी प्रेशर में थे, अभी काफी ज्यादा सेटल डाउन हो गए, सारे के सारे स्लाइटली पॉजिटिव कन्वर्टेड है। विक्स की बात करें तो 29.3 पे है। जब तक विक्स 23-24 के ऊपर है, थोड़ा सा अगर हम कॉशियस होके एक्स्ट्रा क्वांटिटीज में काम करने को अवॉइड करके काम करेंगे तो चीजें काफी कंफर्टेबल रहने वाली है। फाइनली अगर हम निफ्टी के मूवमेंट की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 16,593 की, लो बनता है 16,478 का। मार्केट परफेक्टली अराउंड 16,500 के सपोर्ट लेता है। आज के दिन मार्केट का हाई बनता है 16,678 का और क्लोजिंग होती है 16,600 की। मेरे अकॉर्डिंग इससे परफेक्ट क्लोजिंग हमें नहीं मिल सकती थी। आई नो क्लोजिंग नेगेटिव है, पर मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। अगर मार्केट की क्लोजिंग 16,500 के पास होती तब थोड़ी सी टेंशन की बात होती, पर इसने सस्टेन करके 600 के आसपास क्लोजिंग दी है, जो काफी पॉजिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की। सबसे पहले WTI क्रूड ऑयल का प्राइस $105 को क्रॉस कर चुका है पर बैरल। ऑलमोस्ट पिछले 2 दिन में 20% का इंक्रीज देखने को मिला है। देखिए, जियोपॉलिटिकल रीजन तो है ही सही, पर इसका मेन कारण है, अगर आपने एक इंग्लिश की मूवी देखी हो द बिग शॉट, वैसा ही कुछ कारण है क्रूड के प्राइसेस इतना जल्दी जल्दी ऑलमोस्ट 20% 2 दिन में इंक्रीज होने का। देखिए, हुआ यह था कि 2021 में अगर हम क्रूड ऑयल का डेटा जाके देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली स्टेबल इंस्टीट्यूशंस ने $100 के आसपास के कॉल सेलिंग कर रखी थी, क्योंकि 2007 और 8, उसके बाद इवन 2013 से लेकर 2016 के बीच में क्रूड का प्राइस $100 पे सपोर्ट लेता था हमेशा। पर उसके बाद जैसे ही यूएस की एंट्री हुई, यहां पे काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला और क्रूड के प्राइस के लिए कंफर्टेबली अज्यूम कर लिया कि $100 को तो ये क्रॉस नहीं करेगा। 2021 में बहुत सारे कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स ने क्या किया, स्पेशली कॉन्ट्रा प्लेयर्स ने $100 के कॉल को बाय करना स्टार्ट किया
और ये कॉल ऑब्वियसली सेल करे बड़े इंस्टीट्यूशन ने ये सोचते हुए कि $100 तक थोड़ी ना जाएगा। बट जब एक्चुअली $100 का प्राइस पहुंच गया तो जल्दी से प्रीमियम बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस को मेजर लॉस होना स्टार्ट हुआ। अब अगर वो कॉल को कवर करने की कोशिश करेंगे, कोई पार्टी नहीं है, अरे भाई कॉल कवर कैसे करे, तो उन्हें फ्यूचर्स में बाय करके कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करना पड़ा, अपने कॉल की पोजीशन जो शॉर्ट में बना रखी थी उसे कवर करना पड़ा। इसीलिए हमें ये सडन जर्क देखने को मिला कि यार पिछले 2 दिन में अचानक से क्रूड किस तरीके से बढ़ा। इससे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, जो अर्जेंटली करनी पड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि उनका तो रूल है अगर उनके एक लेवल के ऊपर जा चुका है उन्हें तो अपनी पोजीशंस कवर करनी ही पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं समझ पाए ना, द बिग शॉर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश मूवी है, एक बार जाके देखिएगा, सब समझ जाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, मारुति सुजुकी के सेल्स के फिगर आए हैं। फरवरी में डिक्लाइन देखने को मिला है 0.3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टाटा मोटर्स में सेल्स को इंक्रीज देखने को मिला है 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज के इस व्यूअर्स क्वेरी के सेक्शन में मैं सिर्फ आपसे यह शेयर करता हूं कि जब भी मैं स्मॉल केस को यूज करता हूं मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। देखिए, सबसे पहले स्मॉल केस आपको एक बास्केट ऑफ शेयर्स बाय करने की अपॉर्चुनिटी देता है। पहला तरीका जो मेरे हिसाब से स्मॉल केस को यूज करने का नहीं है वो तो ये कि मैंने एक बास्केट ऑफ शेयर्स बनाया, आपको बोला कि यार ये तो बस मैं डिप में बाय करता ही जाऊंगा करता ही जाऊंगा करता ही जाऊंगा एंड बाय एंड फॉरगेट कर दूंगा। मेरी वो स्टाइल नहीं है। वो स्टाइल नहीं है तो मैं आपके पास वो कम्युनिकेट नहीं करूंगा। मेरी स्मॉल केस की ये स्टाइल होती है कि मैं टेक्टिकल स्ट्रैटेजी, टेक्टिकल कॉल वहां पे अप्लाई कर रहा हूं। मेरे टारगेट रिटर्न्स होते हैं 8% से लेके 12%, मैक्सिमम 15% के। स्टॉप लॉस होता है 5% से लेके 6%, मैक्स टू मैक्स एट मैक्स जाके 7 to 8% से ऊपर के स्टॉप लॉस को मैं फॉलो नहीं करता हूं। पिछले 1.5 सालों में 43 से ज्यादा स्मॉल केस में मेंबर्स के साथ और प्राइवेट चैनल पे शेयर कर चुका हूं। उसी के साथ साथ बहुत सारे स्मॉल केसेस ओपनली भी शेयर करें, एक्सेप्ट फ्यू स्मॉल केसेस जैसे सुपर 31 हो गया जो पूरे साल का स्मॉल केस है। सारे के सारे स्मॉल केस मेरे लिए होते हैं टेक्टिकल स्ट्रैटेजी। अगर मैंने 43 स्मॉल केस शेयर करे, ऑब्वियसली उसमें से 3 या 4 रदर 5 ऐसे भी स्मॉल केस है जहां पे इमीडिएटली मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, मोर देन 35 प्लस स्मॉल केसेस ने, जिसने भी मुझे प्योरली ट्रैक किया है उसे पता है कि उसने इमीडिएटली रिटर्न्स भी दिए हैं। तो इतना तो मुझे मानना पड़ेगा और आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ जगह तो मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, पर अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं अननेसेसरी स्मॉल केस शेयर करता भी नहीं हूं। जिस समय मुझे जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी समय मैं इन्वेस्टमेंट करने की बात करता हूं और आप सभी के साथ एजुकेशन पर्पस के लिए बोलता हूं कि यार इनको आप भी स्टडी करके देखिए। कुछ जगह स्टॉप लॉस हिट होंगे, मैं खुद कह रहा हूं मेरे भी स्टॉप लॉस हिट हुए, पर ओवरऑल बेसिस पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग एजुकेशन मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा, मुझे भी पता है जो 4 या 5 स्मॉल केसेस में मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं उस पर तो बहुत ज्यादा फोकस चल जाता है, बट 35 से 37 जगह जहां पे इमीडिएटली, आप ही बताइए कौन आपको ऐसे सीधा बोलता है कि मैं तो टेक्टिकल स्ट्रैटेजी बात कर रहा हूं। यूजुअली मैंने जितने भी देखे स्मॉल केसेस में हर कोई बोलता है कि बस मैं तो बाय एंड फॉरगेट कर रहा हूं। मेरे लिए भी बोलना बहुत आसान है कि यार ये बास्केट ऑफ स्मॉल केस है, मैं यहां पे बाय एंड फॉरगेट कर रहा हूं, जब तक मैं नहीं मरूंगा बस मैं इसे बाय करके रखूंगा, कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएगा। पर इस तरीके से काम नहीं होता। इन लॉन्ग टर्म वी ऑल विल बी डेड। जब हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर में काम कर रहे हैं वहां पे स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में कंसेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा, मेरी स्टाइल दोनों में डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना और अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग उसे यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय द वे, इतना सारा ज्ञान मैंने स्मॉल केस के अराउंड इसलिए दिया बिकॉज मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे कि आनंद, एक आपने स्मॉल केस शेयर करा था उधर तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसका क्या? हो गया तो हो गया ना सर, बाकी जगह मेरे प्रॉफिट आए, कुछ जगह मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए। अब ऐसे अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत सारे स्मॉल केसेस 2021 के स्टार्टिंग में 2020 में शेयर करे थे, वो आज के दिन 100% के ऊपर के रिटर्न्स है। मैं कभी भी आके यहां पे ये नहीं कहूंगा कि देखो इसने 100% के रिटर्न्स दे दिए, आपको 100% के रिटर्न्स इसमें देखे या नहीं देखे। नहीं, मेरी वो स्टाइल ही नहीं है। मेरी स्टाइल अगर 12% से 15% के प्रॉफिट बुकिंग पे है तो उससे हमें फॉलो करना जरूरी हो जाता है। बाय द वे, अगर अभी तक आपने टॉप 10 स्टॉक्स का नहीं देखा है स्मॉल केस का वीडियो, डिस्क्रिप्शन में मैं रखूंगा, ऊपर आई बटन में रखूंगा। ऑलरेडी वो स्मॉल केस सिर्फ 3 दिन में मार्केट हुआ होगा डाउन, वो स्मॉल केस 5% के रिटर्न्स दे चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है, ये कॉन्ट्रा कॉल है तो ध्यान से समझिएगा। एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग एज ए सेगमेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुका है, पर अब फाइनली अगर बैंकिंग एज ए सेगमेंट को बाउंस बैक करना है तो एचडीएफसी बैंक हमें लीड करता हुआ मिल सकता है।
आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये कभी भी 1380 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1400 1420 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। बल्कि अगर ये फॉलो थ्रू आता है तो लेवल्स इवन 3% से लेके 6% 8% तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए ये दोनों के दोनों ऐसे स्टॉक है जो काफी ज्यादा प्रेशर में है। अल्ट्राटेक सीमेंट कभी भी 6420 के लेवल को क्रॉस करता है, 6475 6500, उसके बाद इवन 6550 के लेवल हमें बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 1% से लेके मैक्सिमम 2% का यहां पे हमें अप्लाई करना जरूरी होगा। ये दोनों के दोनों है कॉन्ट्रा कॉल। इसके अलावा मेन फोकस स्टॉक्स की बात करें तो वही 10 स्टॉक्स है जिसका वीडियो ऑलरेडी आपको संडे को मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे मेजर रजिस्ट्रेशन 17,000 का मिलने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट 16,500 के आसपास है। पुट कॉल रेशियो 0.80 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। अब सीधा आप निफ्टी के चार्ट के ऊपर नजर डालिए। देखिए मार्केट ने 4 दिन पहले अपना एक नी जर्क बॉटम बनाया, वहां से बाउंस बैक दिया। 2.5 दिन का बाउंस हमें पूरा एक्सपेक्टेड था। अब अगर हम बात करें मार्केट न्यूट्रल ट्रेंड में आ चुका है। यहां से मार्केट को ध्यान से देखिएगा, मैंने कंप्लीट आपके लिए लाइन प्रेजेंट करी है। 16,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, चीजें मार्केट की अच्छी होनी स्टार्ट हो सकती है। मेन रेजिस्टेंस माने तो 16,800 का होगा, जो एक छोटी सी रेंज कंप्लीट मार्केट के लिए बनी हुई है। कल के दिन क्योंकि एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रह के सारा का सारा प्रीमियम खा दे और बात खत्म हो। पर अगर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट ने बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है। रशियन वर्सेस यूक्रेन की बात करें, देखिए जब तक न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, इसके अलावा बाकी सारी की सारी न्यूज मेजरली थोड़े बहुत जर्क आ जाए वो एक अलग बात है, पर बाकी सारी की सारी न्यूज मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है। और न्यूक्लियर वॉर की बात करें तो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इतनी जल्दी न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती। और अगर ऐसा कुछ एक्शन आई जाए जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, सपोज करते हैं यूक्रेन को गुस्सा आ जाए, उसने कोई बॉम्ब डाल दिया रशिया पे या कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दिया, तब तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई। पर इन नॉर्मल सिचुएशन न्यूक्लियर वॉर होती हुई मुझे नहीं दिख रही। और न्यूक्लियर वॉर के अलावा बाकी सारी चीजें मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। थोड़े बहुत जर्क्स आना वो तो नॉर्मल मार्केट का नेचर है। पर रशिया वर्सेस यूक्रेन की मैटर की वजह से जब तक कोई बड़ा डिसीजन नहीं हो जाए, बड़ा फॉल आ जाए, वो मार्केट के लिए अब अनलाइकली हो जाता है। अब मार्केट को वैसे बोला जाए ना तो जो हमारा 16,200 का लो था उसको सस्टेन करना अगले 7 दिनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है, देखिए जो सेक्टर और जो स्टॉक सबसे पहले परफॉर्म कर रहे हैं वो तो इस बाउंस बैक में सबसे ज्यादा काम करेंगे ही सही। साथ ही साथ धीरे धीरे स्पेशली फ्राइडे के बाद बैंकिंग को थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाना, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाना इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए और हमारे लिए भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। कल भी एक्सपायरी है तो देखते हैं किस तरीके से काम होता है। पर बैंकिंग के ऊपर ऐसे स्टॉक जिसने सबसे पहले बाउंस बैक दिखाया उनके ऊपर, ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने इस बाउंस बैक में सबसे मेजर रोल प्ले किया है उनके ऊपर हमारा स्पेशल ध्यान होना चाहिए। अगर ऐसा कोई स्टॉक आपकी नजर में है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी न्यूट्रल है। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।